कोंकण की लाल मिट्टी में एक अजीब सी सौंधी खुशबू होती है, लेकिन उस रात वह खुशबू सड़े हुए मांस की गंध में बदल गई थी। चलिए शुरू से बताता हूँ। मैं सुमित शहर की चकाचौंध से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव लौटा था। रत्नागिरी के पास बसा हमारा यह छोटा सा गांव नारियल और सुपारी के पेड़ों से ढका हुआ है। यहाँ की हरियाली जितनी सुकून देने वाली लगती है, सूरज ढलने के बाद यहाँ का सन्नाटा उतना ही डरावना हो जाता है। गांव के उत्तरी छोर पर घने जंगल के किनारे वह खंडहर खड़ा था। लोग उसे सुनंदा की कोठी कहते थे। उस तरफ जाने की सोचना भी मत सुमित, मेरे पिता शांतनु ने अपनी चाय का घूंट भरते हुए कहा। उनकी आंखों में एक अनजाना डर था। पिताजी, आप भी इन पुरानी कहानियों में यकीन करते हैं? मैं शहर से पढ़कर आया हूं। ये भूत प्रेत सिर्फ दिमागी वहम होते हैं। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। मेरी माँ सावित्री रसोई से बाहर आई और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। बेटा, हर सुनी सुनाई बात झूठ नहीं होती। उस घर से रात को जो चीखें आती हैं वे किसी इंसान की नहीं हो सकती। अपनी पढ़ाई अपनी जगह, पर इस गांव के कायदे कानून अपनी जगह। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया, लेकिन मेरा तर्कशील मन इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं था। शाम को मैं अपने पुराने दोस्त रोहित, गणेश और महेश, इन तीनों से मिलने गांव के चौक पर गया। वहां भी वही बातें हो रही थी। भाई सुमित, तू नया नया आया है इसलिए बता रहा हूं। पिछले महीने गणेश का कुत्ता उस तरफ भाग गया था। जब वह उसे ढूंढने गया तो उसने देखा कि कुत्ता कोठी की दहलीज पर मरा पड़ा था, जैसे किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया हो। रोहित ने अपनी बीड़ी सुलगाते हुए कहा। महेश ने भी हामी भरी। हाँ, और उस रात कोठी की खिड़की पर एक सफेद साया देखा गया था। लोग कहते हैं सुनंदा आज भी वहां इंतजार कर रही है। किसका इंतजार? मैंने पूछा। अपने अगले शिकार का, गणेश ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं उनकी बातों को मजाक में उड़ाकर घर वापस आ गया। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। अचानक बगल के कमरे से माँ के कराहने की आवाज आई। मैं दौड़कर वहां पहुंचा। माँ बिस्तर पर लेटी तड़प रही थी। उनका हाथ अपनी कमर पर था। आह सुमित, बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ की आवाज रुंध गई थी। पिताजी घबरा कर उठे। सावित्री, क्या हुआ? सुमित, देख माँ को, क्या हो रहा है इसको? मैंने देखा। माँ का चेहरा पसीने से तरबतर था और उनकी सांसें उखड़ रही थी। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा दवाखाना था जो 2 मील दूर था। घर में दर्द की कोई दवाई नहीं बची थी। रात बहुत हो चुकी है सुमित, बाहर निकलना ठीक नहीं। सुबह तक का इंतजार करते हैं, पिताजी ने कांपती आवाज में कहा। सुबह तक? पिताजी, माँ की हालत देखिए। मैं अभी जाकर डॉक्टर मामा के यहाँ से दवाई लेकर आता हूँ, मैंने दृढ़ता से कहा और अपनी बाइक की चाबी उठा ली। लेकिन रास्ता? पिताजी की बात अधूरी रह गई। मैं शॉर्ट कर लूंगा, मुख्य रास्ते से जाने से बहुत समय लगेगा, मैंने कहा और बाहर निकल गया। शॉर्टकट का मतलब था उसी कोठी के बगल से गुजरने वाला जंगल का पतला रास्ता। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़क रही थी, जिससे आसमान एक पल के लिए सफ़ेद और अगले ही पल स्याह काला हो जाता। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल पड़ा। जैसे ही मैं उस कोठी के करीब पहुंचा, मेरी बाइक अचानक झटके खाने लगी। हेडलाइट की रोशनी उस जर्जर इमारत पर पड़ी। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर जमी काई और वह भारी लकड़ी का दरवाज़ा जो आधा खुला हुआ था। अचानक बाइक बंद हो गई
मैंने बार बार किक मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। तभी उस कोठी के अंदर से एक दर्द भरी चीख गूंजी। वह चीख बिल्कुल मेरी माँ की आवाज़ जैसी थी। माँ! मैं चौंक गया। मेरे पैर अपने आप उस कोठी की तरफ बढ़ने लगे। एक अजीब सा खिंचाव मुझे अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, पीछे से वह भारी दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर धूप अंधेरा था। सड़ी हुई लकड़ी और पुराने कपड़ों की गंध नथुनों में घुस रही थी। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई। चारों तरफ मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उस धूल पर पैरों के ताज़ा निशान थे। एक औरत के पैरों के निशान। कोई है यहां? मेरी आवाज़ दीवार से टकराकर वापस आई। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर पड़ी। मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर मेरी परछाई के साथ एक और परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई। सुमी। एक फुसफुसाहट गूंजी। वह आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक बर्फीली ठंडक थी। सीढ़ियों के पास एक सफेद साया खड़ा था। मैंने लाइट उधर घुमाई। वह एक औरत थी। उसके लंबे काले बाल फर्श तक लटक रहे थे। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, लेकिन वह साड़ी कहीं कहीं से फटी हुई थी और उस पर खून के सूखे धब्बे थे। उसका चेहरा आधा हिस्सा बेहद खूबसूरत था और आधा हिस्सा जला हुआ, जहां से हड्डियां झांक रही थी। तू मेरी जगह पर आ गया सुमित। बहुत समय से कोई जवान खून याद नहीं आया, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था। वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने की आवाज नहीं हो रही थी। वह हवा में तैरती हुई आ रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वह नहीं खुला। मैंने उसे अपने कंधों से धक्का दिया, पर वह पत्थर की तरह जमा हुआ था। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? उसने धीरे से कहा। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन जहां उसकी उंगलियां छू रही थी वहां जलन महसूस हो रही थी। उसने अपनी उंगलियां मेरे शर्ट के बटनों पर फेरी। मेरा शरीर जैसे शून्य पड़ गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसने मेरे शर्ट के बटन एक एक करके खोले। उसकी लाल आंखें मेरी आंखों में गड़ी थी। वह धीरे से मुस्कुराई, जिससे उसकी नुकीले दांत दिखाई दिए। उसने अपना चेहरा मेरे गर्दन के पास लाया और अपनी जुबान से मेरी त्वचा को चाटा। उसकी लार गाढ़ी और चिपचिपी थी, जिसकी महक लोहे जैसी, खून जैसी थी। तेरी धड़कनें बहुत तेज हैं सुमित, मैं उन्हें साफ महसूस कर सकती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ मेरी कमर की तरफ बढ़े। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी थी, जो धीरे धीरे मेरी त्वचा को छू रही थी। लेकिन उस स्पर्श में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। वो मेरे और करीब आ गई। उसकी सांसें ठंडी थी, जैसे किसी कब्र के अंदर की हवा। मैं डर से जकड़ गया था, लेकिन मेरा शरीर मानो मेरा रहा ही नहीं था। अचानक उसने मेरे होठों के पास अपना चेहरा लाया, लेकिन ये कोई साधारण स्पर्श नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरा मेरी आत्मा के अंदर उतर रहा हो। उसकी जीभ जैसे ही मेरे मुंह के अंदर गई, मुझे महसूस हुआ कि वो सिर्फ छू नहीं रही, वो कुछ खींच रही थी। मेरी ताकत, मेरी ऊर्जा, या शायद मेरी आत्मा। मैं जमीन पर गिर पड़ा
और वह मेरी ऊपर झुक गई। उसका चेहरा अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और होठों के कोनों से काला सड़ा हुआ द्रव्य बाहर आ रहा था। उसने एक अजीब सी आवाज में फुसफुसाया, हाँ हाँ, मुझे चाहिए तेरी जिंदगी, तेरी आत्मा। जैसे ही उसका स्पर्श और गहरा हुआ, मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों नुकीली सुइयां एक साथ मेरी नसों में घुस रही हो। हर झटके के साथ मैं और कमजोर होते जा रहा था, और वो और ताकतवर। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, हड्डियों के टूटने की और किसी गीले मांस के घिसटने की। उसका शरीर अब इंसानी नहीं लग रहा था। वह किसी भूखी आत्मा में बदल चुकी थी, जो बस मुझे खत्म करना चाहती थी। अचानक मुझे अपने गले के पास अपनी माँ का लॉकेट महसूस हुआ, जो उन्होंने मुझे बचपन में पहनाया था। उसमें भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा थी। जैसे ही मेरा हाथ उस पर पड़ा, मुझे एक बिजली का झटका लगा। मेरी सुस्ती टूटी। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उसे अपने ऊपर से धक्का दिया। दूर हटो, मैं चिल्लाया। वह दीवार से जाकर टकराई और एक भयानक चीख मारी। वह चीख इतनी तेज थी कि कोठी की छत से धूल झड़ने लगी। मैं जल्दी से उठा और बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ भागा। इस बार दरवाजा एक झटके में खुल गया। मैं बाहर निकला और बारिश में भागने लगा। पीछे से उसकी आवाज आ रही थी, तू वापस आएगा सुमित, तेरा खून अब मेरा है। मैं भागते भागते मुख्य सड़क पर पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था। चारों तरफ गांव वाले जमा थे। पिताजी मेरे पास बैठे थे और माँ अब ठीक लग रही थी। सुमित बेटा, तू ठीक तो है? माँ ने रोते हुए पूछा। दवाई? माँ दवाई कहाँ है? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। दवाई की अब जरूरत नहीं है बेटा। जैसे ही तू घर से बाहर निकला, तेरा दोस्त रोहित डॉक्टर को लेकर यहाँ आ गया था। तू कहाँ चला गया था? तू उस कोठी के बाहर हमें बेहोश मिला, पिताजी ने बताया। भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया। वह दत्ताराम काका थे, जो गांव के सबसे पुराने निवासी थे। उन्होंने मेरे गले पर बने उन नीले निशानों को देखा, जो उस औरत की उंगलियों के थे। वो औरत सुनंदा थी, दत्ताराम काका ने भारी आवाज में कहा। आज से 60 साल पहले वह इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती खोने का डर था। उसने काला जादू करना शुरू कर दिया। वह अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए जवान लड़कों को फांसती और उनके साथ संबंध बनाकर उनकी जीवन शक्ति सोख लेती थी। गांव वालों ने उसे कोठी में जिंदा जला दिया था, लेकिन उसकी प्यास आज भी नहीं बुझी। सबके चेहरे पीले पड़ गए। दत्ताराम काका ने कहा कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने शहर से तांत्रिक रुद्रनाथ को बुलवाया। अगली रात रुद्रनाथ गांव आए। वह एक ऊंचे कद के आदमी थे, जिनकी आंखों में एक तीखी चमक थी। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं और माथे पर भस्म लगी थी। उस कोठी में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। वह आत्मा अब भूखी है, रुद्रनाथ ने गूंजती हुई आवाज में कहा। आधी रात को पूरा गांव कोठी के बाहर जमा हुआ। रुद्रनाथ ने कोठी के चारों तरफ एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा चलने लगी और पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। कोठी के अंदर से वही चीखें फिर से सुनाई देने लगी। सुमित, मुझे अपना खून दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुनंदा की आवाज हवा में तैर रही थी।
रुद्रनाथ ने एक कलश से पवित्र जल छिड़का और आग जलाई। सुनंदा, तेरा समय पूरा हुआ। इस लोक को छोड़ो और अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ। कोठी की खिड़कियों से धुआं निकलने लगा। अचानक सुनंदा का साया मुख्य द्वार पर प्रकट हुआ। वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। उसका शरीर अब केवल मांस और हड्डियों का एक ढीला ढांचा था। वह रुद्रनाथ की तरफ झपटी, लेकिन घेरे के पास आते ही उसे एक जोर का झटका लगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। वह चिल्लाई। रुद्रनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और जमीन पर दे मारा। ओम नमः शिवाय। एक तेज धमाका हुआ और कोठी के अंदर से आग की लपटें निकलने लगी। वह आत्मा उस आग में जलने लगी। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी और अंत में वह धुएं के एक गुब्बार में तब्दील हो गई। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उस खंडहर को ढहा दिया। अब वहां केवल मलबे का ढेर था। गांव में एक नई शांति छा गई थी। मैं आज भी रत्नागिरी में ही हूं। माँ पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन कभी कभी जब रात को बारिश होती है और बिजली कड़कती है तो मुझे अपनी गर्दन पर वही ठंडी सांस महसूस होती है। मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे अपनी आंखों की पुतलियों में एक सफ़ेद साया नजर आता है। दत्ताराम काका ने सच कहा था, कुछ चीज़ें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। मैं सुमित अब उस पुराने सुमित जैसा नहीं रहा। मेरे अंदर अब एक सन्नाटा रहता है, वही सन्नाटा जो उस कोठी में था। लोग कहते हैं कि मैंने एक भूत देखा, लेकिन सच तो ये है कि उस रात उस कोठी में मैंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया था। गांव अब शांत है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोठी की उस मिट्टी के नीचे अब भी कुछ दबा हुआ है, जो बस एक और अंधेरी रात का इंतज़ार कर रहा है। जब मैं अपने कमरे की खिड़की से उस दिशा में देखता हूँ जहाँ कभी वह कोठी खड़ी थी, तो मुझे लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। वह आवाज़ अब डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है। क्या वह वाकई चली गई या वह मुझ में ही बस गई है? ये सवाल मुझे सोने नहीं देते। गांव वाले अब भी उस रास्ते से बेखौफ होकर गुजरते हैं, लेकिन मैं आज भी वहां जाने से डरता हूँ। शायद इसलिए नहीं कि मुझे सुनंदा से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि मुझे डर है कि अगर मैं वहां गया तो मैं खुद को वहां से कभी वापस नहीं ला पाऊंगा। दोस्तों, कोकण की लाल मिट्टी अब भी वैसी ही है, सौंधी और सुंदर, लेकिन मेरे लिए उसका रंग अब उस औरत की आंखों जैसा लाल हो गया है। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन दहशत शायद मेरी रगों में दौड़ रही उस खून में है जिसे वह कभी पूरा नहीं पी पाई थी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली कहानी आने तक अपना ख्याल रखिए।